फ्रेंड्स, आज हम बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर का एक और टॉपिक करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा विकास के माप। यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्थिक विकास होता क्या है। आर्थिक विकास एक प्रोसेस है और ये एक लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस है जिसमें लोगों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ती है और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ने के साथ साथ लोगों के कल्याण में भी वृद्धि होती है। और जब कल्याण शब्द आता है तो कल्याण शब्द जो है अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। कल्याण कब होगा? जब साक्षरता दर बढ़ेगी, चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ेगी, आर्थिक समानता बढ़ेगी, लोगों को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार बहुत सारी जो सुविधाएं होती है जिनसे कल्याण में वृद्धि होती है, वो सब जो आर्थिक विकास का एक हिस्सा होता है। तो आर्थिक विकास जो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसके कारण जो है आर्थिक विकास को मापना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी अनेक बुद्धिजीवियों ने, अनेक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को मापने का प्रयास किया है और उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो है आर्थिक विकास के माप दिए हैं। तो उन्हीं मापों को आज आप डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखेंगे आर्थिक विकास के कौन कौन से माप हैं। आर्थिक विकास के जो है 2 माप है हमारे पास में। पहला है आर्थिक विकास का आर्थिक माप। आर्थिक माप में क्या होता है? इसमें जो माप किया जाता है विकास का, उसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का स्तर उच्च होता है तो उसको हम आर्थिक विकास कहेंगे। उत्पादन का उच्च स्तर, रोजगार का उच्च स्तर, पूंजी निर्माण का उच्च स्तर, उत्पादकता का उच्च स्तर, संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो प्राथमिक क्षेत्र के बजाय द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और निवेश और बचत का उच्च स्तर। तो ये सब जो है किस चीज़ के माप है? विकास के आर्थिक माप। यानी जब हम आर्थिक आधार के ऊपर, आर्थिक गतिविधियों के आधार के ऊपर विकास को मापते हैं तो उसको हम विकास का आर्थिक माप कहते हैं। और दूसरा है विकास का सामाजिक माप। सामाजिक माप में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो देखिए। शिक्षा का उच्च स्तर, उच्च जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि एक जो व्यक्ति है औसत रूप से कितने समय तक जीवित रहता है, यानी औसत आयु जिसको हम बोलते हैं। आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, शहरीकरण, ये सब जो है वो सामाजिक विकास के माप है। और एक है इसमें गुणवत्तापूर्ण जीवन। इसके बाद आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है विकास का आर्थिक माप। तो आर्थिक माप जो विकास का, उसके 2 मापदंड है। पहला है राष्ट्रीय आय मापदंड कि जिसमें हम आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय के आधार पर मापते हैं। और दूसरा जो है प्रति व्यक्ति आय मापदंड, इसके अंदर हम आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के आधार पर मापते हैं। तो आज हम जो है इस वीडियो के अंदर इन दोनों जो मापदंड है इनको डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय आय मापदंड। विकास की इस मापदंड के जो समर्थक है उसमें साइमन कुजनेट्स है, यंगस्टन है, सैमुअल्सन है, पिगू है, मायर है, बाल्डविन है, ये सभी है। इसके अलावा जो है इसमें जो है सैमुअल्सन है, उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा इसके अंदर, यंगस्टन का भी और पिगू का भी। तो इन्होंने क्या कहा है कि भी जो आर्थिक विकास है उसको हम राष्ट्रीय आय के आधार पर माप सकते हैं। कुजनेट्स की परिभाषा है, आर्थिक विकास को मापने के उद्देश्य से हम उसकी परिभाषा या तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में दे सकते हैं या स्थिर कीमतों पर संपूर्ण जनसंख्या के द्वारा किए जाने वाले उत्पादन के रूप में किया जा सकता है। यानी इन्होंने एक तो ये माना है कि अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो इसको हम आर्थिक विकास का नाम देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर हम कीमतों को स्थिर रखते हुए एक देश के अंदर अगर उत्पादन बढ़ता है तो वो भी आर्थिक विकास का ही रूप होगा। दूसरी जो परिभाषा है वो हिक्स के अनुसार किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने की अच्छी विधि है कि राष्ट्रीय आय को वास्तविक वस्तुओं में परिवर्तित कर लिया जाए। यानी ये जो है आर्थिक विकास के जो है वो वास्तविक आय के आधार के ऊपर मापते हैं। तो अगर किसी भी देश के अंदर वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो उसको हम यह कहेंगे देश का आर्थिक विकास
हो रहा है। तो राष्ट्रीय आय मापदंड जो है सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें तो इसके अंदर एक देश की राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को ही आर्थिक विकास माना जाता है और ये जो मापदंड है एक संकुचित विचारधारा है। अब जो राष्ट्रीय आय के आधार पर आर्थिक विकास को मापते हैं, इसके पक्ष में क्या क्या तर्क है, तो इसको अच्छा मापदंड क्यों माना जाता है, हम इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय को ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है कि राष्ट्रीय आय को हम आसानी से निकाल सकते हैं और जब हमारे पास में राष्ट्रीय आय होगी तो राष्ट्रीय आय के आधार पर हम एक देश के विकास का अनुमान लगा सकते हैं। जनसंख्या अगर स्थिर रहे तो जब कभी भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो उसी अनुपात के अंदर जब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और इसको हम ये कहेंगे कि जब जनसंख्या स्थिर है तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो एक देश का आर्थिक विकास होगा। इसके बाद वास्तविक राष्ट्रीय आय जो है वो कल्याण का प्रतीक है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का मतलब वस्तुओं और सेवाओं के रूप में जो राष्ट्रीय आय मापी जाती है। तो किसी भी देश के अंदर जितनी ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होगा उस देश के अंदर उतना ही ज़्यादा जो है कल्याण होगा और जितना ज़्यादा कल्याण होगा उतना ही उस देश का जो आर्थिक विकास माना जाएगा। राष्ट्रीय आय मापदंड के द्वारा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलना आसानी से की जा सकती है क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही पैरामीटर में लेना है तुलना करने के लिए और वो जो पैरामीटर रहेगा वो राष्ट्रीय आय रहेगी। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है उस देश की जो है विकास के मामले में आगे माना जाएगा और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम है उस देश को जो है आर्थिक विकास के मामले में पीछे माना जाएगा। तो ये इसके पक्ष में तर्क थे। अब इसके विपक्ष में आप देखते हैं कि वो कौन कौन सी कमियां हैं जो राष्ट्रीय आय मापदंड में पाई गई हैं। सबसे पहले यह राष्ट्रीय आय के वितरण की अवहेलना करती है। यानी राष्ट्रीय आय तो ठीक है एक देश की है लेकिन उसका लोगों के अंदर बंटवारा किस प्रकार से होता है, इससे जो है एक देश का आर्थिक कल्याण तय होता है। तो अगर एक देश के अंदर जो है आय का वितरण समान है तो कल्याण अधिक होगा बेशक राष्ट्रीय आय कम हो। और अगर एक देश के अंदर राष्ट्रीय आय अधिक है लेकिन बंटवारा जो असमान रूप से होता है यानी कुछ लोगों की आय तो बहुत अधिक है और ज़्यादातर लोगों की आय बहुत ही कम है, तो ऐसे में अधिक राष्ट्रीय आय होने पर भी कल्याण कम होता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे भारत के अंदर जो ये 4 व्यक्ति लिए गए हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आय 1,000 रुपये है, तो कुल आय कितनी होगी राष्ट्रीय आय अगर आप इसको माने तो 4,000 रुपये। इसी प्रकार से जापान के अंदर भी राष्ट्रीय आय 4,000 रुपये, लेकिन किस देश के लोगों का कल्याण अधिक होगा? अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो दोनों देशों का जो आर्थिक विकास एक समान है क्योंकि दोनों की राष्ट्रीय आय समान है, लेकिन कल्याण किस देश का अधिक हो रहा है? भारत का, क्योंकि भारत के अंदर लोगों के अंदर आय वितरण में समानता है। तो राष्ट्रीय आय जो है ये वितरण की अवहेलना करती है। इसमें यह पता नहीं चलता कि लोगों की जो है आय वो कितनी कितनी है, आय में समानता है या असमानता, तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। नेक्स्ट इसमें हम उत्पादन के स्वरूप की अवहेलना। उत्पादन के स्वरूप की अवहेलना का मतलब क्या है कि राष्ट्रीय आय जो बढ़ती है वो किससे बढ़ेगी? एक देश में टैंक का उत्पादन हो रहा है उससे बढ़ेगी, एक देश के अंदर जो वो बंदूकों का उत्पादन हो रहा है उससे बढ़ेगी, एक देश के अंदर जो वो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उससे बढ़ेगी। डेफिनेटली तीनों से ही राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, लेकिन एक देश का कल्याण किससे बढ़ेगा? टैंकों के उत्पादन से, बंदूकों के उत्पादन से या उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से? उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से। तो राष्ट्रीय आय जो होती है सभी प्रकार के उत्पादन से होने वाली आय को शामिल करती है। इससे ये नहीं पता चलता कि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के कारण आय बढ़ी है या गैर उपभोक्ता वस्तुओं के कारण आय बढ़ी है। तो जब तक हमें उत्पादन के स्वरूप का पता नहीं चल जाता तब तक हम जो है राष्ट्रीय आय मापदंड के द्वारा ये क्लियर नहीं कर सकते कि लोगों के कल्याण में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। तो इसके बाद आय के फलस्वरूप त्याग का पता नहीं चलता। देखिए जब कभी भी किसी भी देश के अंदर उत्पादन होता है तो उसके कारण जो राष्ट्रीय आय पैदा होती है, लेकिन जब एक देश के अंदर उत्पादन की प्रक्रिया होती है तो उसके कारण उस देश के कुछ संसाधन प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी उन संसाधनों का हमें त्याग करना पड़ता है। तो जब एक देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप उस देश के अंदर कुछ संसाधनों का भी त्याग करना पड़ता है। तो कितने संसाधनों का त्याग किया गया जब तक हमें ये पता नहीं चले तब तक हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है वो एक देश के लिए लाभदायक है, कल्याण में वृद्धि करने वाली है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एक देश में 100 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई, यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि 100 करोड़ रुपए की हुई, लेकिन
उस 100 करोड़ रुपए की आय प्राप्त करने के लिए 150 करोड़ रुपए के संसाधनों का व्यय कर दिया गया, त्याग कर दिया गया, इतने संसाधन खत्म हो गए, तो क्या उस देश का आर्थिक विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि आय तो हमारी 100 करोड़ की बढ़ी है, लेकिन हमारे संसाधन कितने चले गए? 150 करोड़ रुपए। तो राष्ट्रीय आय का जो मापदंड है ये नहीं बताता कि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हो रही है उसके परिणाम स्वरूप त्याग कितना करना पड़ रहा है, प्रदूषण के कारण लोगों की आय का कितना हिस्सा जो है बीमारियों के ऊपर खर्च हो रहा है, या कितने प्राकृतिक संसाधन जो नष्ट हो रहे हैं, कितने पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, कितने अन्य प्रकार के जो खनिज है वो नष्ट हो रहे हैं। इन सब का तब जब तक हमें पता नहीं चलता तब तक हम जो है आर्थिक विकास के का पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है उचित आंकड़ों का अभाव। अविकसित देशों के अंदर ज़्यादातर जो है वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली कौन सी होती है? जिसमें वस्तुओं का वस्तुओं के बदले आदान प्रदान करना, या एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु लेना। और आज भी आप देखिए हमारे देश के जो ज़्यादातर जनसंख्या वो ग्रामीण अंचल में निवास करती है, और ग्रामीण अंचल में आप देखिए कि लेन देन का सिस्टम क्या है। अगर हम मटके खरीदते हैं तो उसके बदले में गेहूँ देते हैं। शाम को सब्जी बेचने वाला आता है तो जब हम सब्जी खरीदते हैं तो गेहूं के बदले में सब्जी खरीदते हैं। तो इस प्रकार जो है ना तो वो गेहूं जो वो उसका कोई मार्केट मूल्य लग पाया, और अगर लोकल सब्जी है वो मार्केट से होकर के नहीं आ रही है, सीधी आ रही है, तो उसका भी जो है एक देश के उत्पादन में पता नहीं चल पाया है। तो इस प्रकार अविकसित देशों के अंदर जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के कारण जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े सही रूप से उपलब्ध नहीं होते, और जब तक राष्ट्रीय आय के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है तब तक हम राष्ट्रीय आय के मापदंड के आधार पर आर्थिक विकास का पता नहीं लगा सकते। तो ये भी इसकी एक कमी है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि की अवहेलना। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है किंतु जनसंख्या में अगर उससे अधिक वृद्धि हो जाए तो एक व्यक्ति के हिस्से में जो आय आती है यानी प्रति व्यक्ति आय जो पहले से कम हो जाएगी। इस प्रकार राष्ट्रीय आय बढ़ने के ऊपर भी कल्याण कम होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ गई लेकिन उसके मुकाबले जनसंख्या जो उससे तेज गति से बढ़ी है। मान लीजिए कि एक देश की जनसंख्या जो आय जो वो 10% की दर से बढ़ी, लेकिन जनसंख्या जो वो 20% की वृद्धि से बढ़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो वो पहले के मुकाबले जो है आधी कम हो गई है। तो इस प्रकार जब तक हमें जनसंख्या की वृद्धि के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते या जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों को जो है समायोजित नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय के साथ, तब तक राष्ट्रीय आय का जो मापदंड है वो सही आर्थिक विकास की सही तस्वीर पेश नहीं करता। एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिया गया है। राष्ट्रीय आय 100 करोड़ है, जनसंख्या जो है 50 है, तो प्रति व्यक्ति आय जो 2 करोड़ होगी। अब दूसरी अवस्था में आप देखिए राष्ट्रीय आय 200 करोड़ बढ़ गई, 100 करोड़ से बढ़कर के 200 करोड़ हो गई, जनसंख्या बढ़ करके 50 से बढ़कर इस अवधि के दौरान 200 हो गई, तो अब प्रति व्यक्ति आय जो है 1 करोड़ हो गई, यानी आय पहले के मुकाबले आधी रह गई। तो अब देखिए अगर हम केवल राष्ट्रीय आय को ले तो राष्ट्रीय आय तो दुगनी हो गई है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो पहले से आधी रह गई। इसका मतलब व्यक्ति का कल्याण जो वो राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर भी पहले से कम हो गया है, पहले से आधा रह गया है। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की अवहेलना जो है राष्ट्रीय आय में की जाती है। तो इसमें राष्ट्रीय आय के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि को समायोजित नहीं किया जाता, तो यह जो है आर्थिक विकास की सही तस्वीर पेश नहीं करता। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास में मापदंड है प्रति व्यक्ति आय मापदंड। तो राष्ट्रीय आय की जो कमियां थी उन कमियों को कुछ हद तक दूर करने का प्रयास किया गया प्रति व्यक्ति आय मापदंड में। राष्ट्रीय आय मापदंड में कमी ये थी कि इसमें जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा जाता था। आर्थिक विकास का संबंध कल्याण से होता है और कल्याण का संबंध प्रति व्यक्ति आय से होता है। इसलिए विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय मापदंड जो राष्ट्रीय आय मापदंड के मुकाबले अधिक अच्छा है, और इसलिए राष्ट्रीय आय मापदंड के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग जो अधिक किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय मापदंड है क्या, पहले ये देखते हैं। इस मापदंड में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यानी औसत आय के आधार पर आर्थिक विकास को मापा जाता है। अगर एक देश के अंदर औसत आय या प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो ये माना जाएगा कि उस देश के लोगों का कल्याण बढ़ रहा है, और लोगों का कल्याण बढ़ रहा है इसका मतलब देश के अंदर जो है वो आर्थिक विकास भी हो रहा है। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, जितनी भी एक देश की राष्ट्रीय आय है उसको हम जनसंख्या से भाग दे देते हैं। तो जब भी हम जनसंख्या से भाग दे रहे हैं इसका मतलब जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जो वो समायोजित कर रहे हैं राष्ट्रीय आय के साथ।
अब ये जो प्रति व्यक्ति आय मापदंड है, इसके अंदर हम जो है प्रति व्यक्ति आय दो तरीकों से निकाल सकते हैं, मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय और दूसरा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये देखिए। सबसे पहले इसमें एक देश में एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को चालू वर्ष की कीमतों से गुणा करके जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। यानी मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय जो होती है, इसके अंदर हम जो है चालू कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय निकालते हैं और फिर हमारे पास जो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय है उसके आधार पर हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। जैसे वस्तुएं हमारे पास में 200 है, कीमत 10 रुपये है, राष्ट्रीय आय हो जाएगी 200 गुणा 10 यानी 2000। अब वस्तुएं नेक्स्ट ईयर आप देखिए, वस्तुएं जो है वो पहले से प्रोडक्शन कम हो गया, 190 हो गया, कीमत बढ़ करके 20 हो गई। अब राष्ट्रीय आय कितनी है, 190 गुणा 20 यानी 3800। तो आप देखिए पहले जो राष्ट्रीय आय थी 200 2000 थी, अब राष्ट्रीय आय 3800 हो गई है। तो ये एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है, राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन हुआ है वो किसके कारण से हुआ है। क्या प्रोडक्शन पहले से बढ़ा है, बिल्कुल नहीं। प्रोडक्शन पहले 200 था, अब प्रोडक्शन 190 हो गया। प्रोडक्शन तो पहले से कम हो गया लेकिन कीमत पहले से दुगनी हो गई, इसके कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। तो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय जो है ये सही मापदंड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि है वो जरूरी नहीं कि उत्पादन के बढ़ने के कारण बढ़े, कीमतों में वृद्धि के कारण भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है। और कीमतों में वृद्धि के कारण जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है वो कल्याण का प्रतीक नहीं है। उत्पादन में वृद्धि के कारण जो प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए। तो इसके बजाय हम जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग करते हैं। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय क्या है वो देखिए। इसमें एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को किसी आधार वर्ष की कीमत से गुणा करते हैं और उसके आधार पर राष्ट्रीय आय निकालते हैं। देखिए आधार वर्ष क्या है, हम पीछे का कोई भी एक साल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हम 2019 के अंदर राष्ट्रीय आय निकालना चाह रहे हैं, वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2016 को हमने आधार वर्ष मान लिया। तो अब कीमतें हम जो है हर वर्ष कौन सी लेंगे, 2016 की कीमतें लेंगे। तो जब कभी भी इसमें आय बढ़ेगी तो किसके कारण से बढ़ेगी, केवल प्रोडक्शन के कारण, क्योंकि कीमत तो स्थिर है। ऐसे में आय में वृद्धि तभी होगी जब उत्पादन में वृद्धि होगी। यहाँ एक एग्जाम्पल इससे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू P/Q कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे, कीमत गुणा उत्पादन। तो यहाँ पर कीमत स्थिर है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, केवल उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है। अगर उत्पादन बढ़ा तो आय बढ़ेगी, अगर उत्पादन कम हुआ तो आय कम होगी। तो यहाँ पर जो है कीमत में होने वाले परिवर्तन को स्थिर मान लिया जाता है। इसलिए आय तथा उत्पादन में सीधा संबंध होता है। जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ता है उसी अनुपात के अंदर राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और उसी के आधार पर फिर जो प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला क्या है, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे, आधार वर्ष की कीमत गुणा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, इसको हम भाग दे देंगे जनसंख्या से। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्थिर कीमतों पर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय अपने पास आ जाएगी। इसका एक और फार्मूला भी होता है, उसके अंदर जो होता है मौद्रिक आय बटा जो है कीमत सूचकांक गुणा 100। तो उसके आधार पर भी आप जो है वो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय निकाल सकते हैं। अब वास्तविक प्रति व्यक्ति आय सूचकांक उसके क्या क्या लाभ है वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसका लाभ क्या है, भौतिक कल्याण का अनुमान। 2019 के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो $2000 है और 2020 के अंदर ये प्रति व्यक्ति आय बढ़ करके $4000 हो गई। अब हमने जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय निकाली है, तो ये जो वास्तविक जो ये प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है तो किसके कारण से हुई है, क्या कीमत में वृद्धि के कारण हुई है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कीमतों को हमने स्थिर मान रखा है। तो ये जो आय दुगनी हुई है इसका मतलब क्या हुआ कि उस देश के अंदर इस अवधि के दौरान जो प्रोडक्शन दुगना हो गया है। तो प्रोडक्शन दुगना होने का मतलब उस देश के अंदर जो है लोगों के पास में दुगनी वस्तुएं जो उपलब्ध है उपभोग के लिए। तो उस देश के लोगों का जो भौतिक कल्याण बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पहले से दोगुनी हो गई है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो सूचकांक है ये जो है भौतिक कल्याण का प्रतीक है। और दूसरा क्या है, आर्थिक विकास के स्तर की तुलना। तो इसके अंदर जो होता है सभी देश जो होते हैं स्थिर कीमतों के आधार पर अपनी आय का अनुमान लगाते हैं। तो जिस देश की आय अधिक हो रही है उस देश का आर्थिक विकास अधिक हो रहा है और जिस देश की आय कम हो रही है उस देश का आर्थिक विकास कम हो रहा है। तो हम आर्थिक विकास के स्तर में भी आसानी से तुलना कर सकते हैं, इसके दोनों बेनिफिट है।
इसके बाद है इस पैमाने की सीमाएं। जो हम प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पैमाना ले रहे हैं उसकी कौन कौन सी सीमाएं या कौन कौन सी कमियां हैं। नंबर 1, यह आय वितरण की अवहेलना करती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय वो भी औसत है, ये प्रत्येक व्यक्ति की आय नहीं बता रही, ये केवल औसत आधार के ऊपर बता रही है। जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल हमारे पास में भारत के अंदर पहला भारत का है। भारत की औसत आय देखिए आप, ABC 4 व्यक्ति है, औसत आय 1000 है। और अगर आप जापान की देखो तो उसकी औसत आय भी 1000 है। इसका मतलब दोनों देशों का कल्याण बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है आय का वितरण जो है असमान है। भारत के अंदर आय का वितरण बिल्कुल समान है, लेकिन जापान के अंदर एक व्यक्ति की इनकम बहुत अधिक है, बाकी तीनों की इनकम बहुत ही कम है। इसके कारण दोनों के कल्याण में जो वो काफ़ी डिफरेंस है। तो इस प्रकार प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो पैमाना है वो भी राष्ट्रीय आय की तरह जो है वितरण के आय वितरण की अवहेलना करता है। इसमें आय वितरण का पता नहीं चलता। नेक्स्ट जो है वो है हानिकारक उत्पादन भी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। जो राष्ट्रीय आय होती है उस राष्ट्रीय आय को निकालते समय वस्तुओं और सेवाओं को कीमतों से गुणा करते हैं, और जो वस्तुएं और सेवाएं उसमें हम हानिकारक और लाभदायक वस्तुओं दोनों को ही शामिल करते हैं। जैसे मान लीजिए एक देश के अंदर जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो किसका, शराब का प्रोडक्शन बढ़ा, तंबाकू का प्रोडक्शन बढ़ा, उसके कारण आय बढ़ गई। तो ये जो आय बढ़ी है किसके कारण बढ़ी, हानिकारक प्रोडक्शन के कारण बढ़ी है। तो इसके कारण एक देश का कल्याण नहीं होगा। तो ये जो प्रति व्यक्ति आय वो बढ़ गई हानिकारक वस्तुओं के प्रोडक्शन के कारण, तो इससे उस देश का कल्याण नहीं होता। तो ये इसकी सीमा ये नहीं बताती कि जो आय बढ़ रही है उसमें जो है लाभदायक वस्तुओं के कारण आय बढ़ रही है या हानिकारक वस्तुओं के कारण आय बढ़ रही है। नेक्स्ट कमी है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर जो है वो गैर बाजारी लेन देन होता है, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, जिसके कारण जो बहुत सारा लेन देन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। एक है कि अलग अलग वस्तुओं से जो है कल्याण अलग अलग होता है। जैसे एक देश में एक तो युद्ध सामग्री का प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरा जो उपभोक्ता वस्तुओं का, तो दोनों से कल्याण अलग अलग हो, इसका भी इसमें पता नहीं चलता। पर्यावरण गिरावट की अवहेलना होती है, और आराम का भी महत्व होता है काम के साथ साथ, तो इसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता, तो ये भी इसकी एक कमी है। और इसमें सामाजिक और नैतिक तत्वों को भी शामिल नहीं किया जाता है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू, थैंक्स ऑल।